नाउ द टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट क्या है? सो इसे हम तीन तरह से पढ़ेंगे: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस कि आर्ट क्या है, साइंस क्या है और प्रोफेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर्ट? आर्ट कंसिस्ट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में बहुत सारी थ्योरी होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। सपोज सारे म्यूजिक्स, जो भी डांस मूव्स हैं, उनके ऊपर अलग अलग बुक्स होती है, अलग अलग तरह के सिंगर्स होते हैं। एंड यूज ऑफ द आर्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई अच्छे से सीख लेता है सारे सुरों को। सपोज कोई सिंगर है या कोई गिटार बजा रहा है तो कोई अच्छे से पकड़ लेता है उस चीज़ को। और कोई कोई अभी ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आर्ट किस पे डिपेंड करती है? प्रैक्टिस पे। जैसे जैसे हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना डेडिकेशन रहेगा अपने वर्क में, कमिटमेंट रहेगा, उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से उस पर्टिकुलर आर्ट को सीख पाएंगे। भले वो कोई डांस हो या आर्ट ऑफ स्पीकिंग हो, आर्ट ऑफ सिंगिंग हो। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो ऐसा देखा जाए तो मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैनेजमेंट को भी आजकल सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, तो काफ़ी सारी लिटरेचर है। सपोज जो लोग बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, तो लॉट ऑफ लिटरेचर इज देयर इन मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड फिनेंस। काफ़ी सारे लिटरेचर इसमें भी है। एंड यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन इज ऑल यूनिक मैनर। जो मैनेजर है वो भी जो टेक्निक्स है, वो भी जो अपने मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन्हें अपने एक यूनिक मैनर में प्रेजेंट करता है। सपोज अगर चार सिंगर्स हैं तो चारों का अलग अलग तरीका होगा, गाने का अलग अलग तरीका वे होगा। वैसे ही हर मैनेजर का भी अपना एक यूनिक तरीका होता है मैनेजमेंट करने का, अपनी कंपनी को संभालने का। सो एक पॉइंट तो ये वैलिड लग रहा है। मैनेजर ऑल्सो यूज मैथड्स इन इज ओन यूनिक मैनर। अपने यूनिक मैनर में, अपने अपने तरीके से मैनेजर्स कंपनी को देखते हैं। और मैनेजर जितनी प्रैक्टिस करेगा, जितने बिजनेस के टारगेट्स अचीव कर रहा है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है बिजनेस की, लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, सो मैनेजर ऑल्सो लीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू अचीव परफेक्शन। मैनेजर भी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, उसे भी धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएगा। और ऑल्सो लीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू अचीव परफेक्शन। और मैनेजर भी परफेक्ट हो जाएगा कंपनी को हैंडल करने में। तो सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वैलिड। थर्ड इज प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट अपनी क्रिएटिविटी लगा सकता है बिजनेस के किसी टारगेट को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अपने अपने उसके इमेजिनेशंस हो सकते हैं, इनिशिएटिव हो सकते हैं। किसी एम्प्लॉई को ट्रेनिंग देनी है या कोई न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करनी है, कोई काउंसलिंग करनी है। सो इनोवेशन, अपना एक इनोवेशन लगा सकता है, अपने आइडियाज़ दे सकता है कंपनी को कि ये प्रोडक्ट हमें नया लॉन्च करना है। सो इन सबको मिला के ही, ये सारी एक्टिविटीज़ को मिला के ही क्या बनता है? एक गुड मैनेजर। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आर्ट में भी प्रेजेंट है। आर्ट में भी जो सिंगर्स हैं वो अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, इनिशिएटिव होता है उनका, नई नई नया नया इनोवेशन करते हैं, नया नया सॉन्ग्स, उनको म्यूजिक इन्वेंट करते हैं। सो मैनेजर भी बिजनेस को हैंडल करने में अपने जो आइडियाज़ हैं वो न्यू न्यू आइडियाज़ क्रिएट करता है, इमेजिन करता है, अपना एक इनिशिएटिव देता है कंपनी को संभालने में और इनोवेट करता है। मीन्स कोई नीडेड चेंजेस है तो वो चेंजेस लेके आता है एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग और काउंसलिंग देके। तो यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। वी कैन से यस, मैनेजमेंट is an art. Yes, management is an art because all the features of the art is present in the management. All the features of the art are present in the management. Science. Science is a systematically body of knowledge. For example, students, first you study about cells, which is the smallest unit. Then you study about tissues, and then organs, and then organ system. So in each chapter of the science there is a knowledge which is systematically presented. And second is principles based on cause and effect relationship. जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं? दे आर डेवलप्ड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। बार बार एक चीज पे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जो हमारी नेचुरल साइंसेज है, रीजन मिलती है। सो अगर सिंपल तरीके से मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल नॉट study, you will fail. If you will not water the plant, so जो पौधा है वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा या प्लांट विल डाई। एंड जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं
वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है उनके पास। सो नाउ लेट्स सी कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, इज मैनेजमेंट अ साइंस? Now, management as science. Now we will discuss the features of management in comparison with it also has a systematic body of knowledge. जैसे आपकी 12th क्लास की बुक है तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंट्रोलिंग तो नहीं है स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? पहले आपको मैनेजमेंट पढ़ाया गया है, फिर प्रिंसिपल्स है, उसके बाद प्लानिंग चैप्टर है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। तो एक सीक्वेंस में आपको नॉलेज दी गई है चैप्टर्स की। तो यस, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है। बट द सेकेंड पॉइंट, हियर कम्स द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स। मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। और आपको पता है ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हर समय सही नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट को हम कंप्लीट साइंस नहीं बोल सकते हैं, एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते, ये एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं फॉलो करती है। इट इज अ साइंस बट इट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस, जो क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड है, और ह्यूमन बिहेवियर जो ह्यूमन की एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो हमें जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है। अपने ह्यूमन्स और जो इम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं कंपनीज में, उनकी नीड के हिसाब से हमें प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। मैनेजमेंट हैज सम जनरल प्रिंसिपल्स। जैसे साइंस में यूनिवर्सल है प्रिंसिपल, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मैनेजमेंट में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है। दीज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अमेरिका में कुछ और सिचुएशंस होगी, कुछ और एक्सपेक्टेशंस होंगी एम्प्लॉयज की, और इंडिया में कुछ और थॉट्स होंगे एम्प्लॉयज के। सो हम एक जनरली उनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि हमें कैसे काम करना है, लेकिन हमें इनमें मॉडिफिकेशन करते रहना पड़ता है। हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस। सो जो मैनेजर्स हैं वो इन्हें मॉडिफाई करते रहते हैं। सो मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर विच इज अनप्रिडिक्टेबल। सो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट डील्स विद human thoughts, imaginations, human actions. So, no exact principles or formula is there. Now comes profession. Now we will study about profession. What are the features of profession? First is well-defined body of knowledge. For example, अगर हमें CA बनना है, हमें lawyer बनना है, तो हमें उसके सब्जेक्ट को पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को पढ़ना पड़ेगा। जो नॉलेज हमें कहाँ से मिल सकती है? इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से, इंस्ट्रक्शंस के तौर पे, टीचर्स से। सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सीए बनना है तो उसे प्रॉपर एग्जाम्स देने पड़ेंगे उस चीज के लिए, जो कि कौन कंडक्ट करवाता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे जो लॉयर्स हैं उनकी एंट्री कहाँ पे होती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वो मेंबर बन जाते हैं जब वो लॉयर बन जाते हैं। तो इनके लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स है, प्रॉपर प्रोफेशनल एसोसिएशंस है, जिन्हें कहा जाता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। एसोसिएशंस मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन। एसोसिएशन मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन। सो ये प्रोफेशंस की एसोसिएशन होती है। यही एसोसिएशंस जो है इनकी एंट्री को रेगुलेट करती है, इन्हें सर्टिफिकेट देती है प्रैक्टिस का कि अब सीए बन गए हो, या अब आप डॉक्टर बन गए हो, अब आप लॉयर बन गए हो, तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है प्रैक्टिस का। उस सर्टिफिकेट के बिना आप डॉक्टर नहीं कहलाई जाओगे, ना आप सीए कहलाई जाओगे। प्लस इनके एक बिहेवियर सेट होता है जिन्हें कहते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन ही बनाती है। जैसे डॉक्टर्स ओथ लेते हैं एथिकल प्रैक्टिस करने की। एथिकल प्रैक्टिस मीन्स किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और अपनी जो सर्विस है वो फुल डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ देंगे। तो ये सबसे एक मेन इनका प्रिंसिपल है कि इन्हें, तो ये सबसे इनका एक मेन मोटिव है, सर्विस मोटिव, कि उन्हें अपनी जो सर्विस है वो फुल डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ ये प्रोवाइड करेंगे प्रोफेशन में। सो वी हैव डिस्कस्ड 5 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. Well defined body of knowledge, restricted entry is there,
professional association, ethical code of conduct and service motive. Now we will discuss कि क्या मैनेजमेंट इन फीचर्स को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है. ये प्रोफेशन के सारे फीचर्स हैं. सो फर्स्ट इज यस, मैनेजमेंट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. मैनेजमेंट भी एज अ सब्जेक्ट इज टॉट एट डिफरेंट कॉलेजेस. मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स at different colleges and professional institutes, and one of which is IIMS. IIMS means Indian Institutes of Management. Indian Institute of Management, and there are various colleges and institutes that provide knowledge of management. Second is anyone can be called as manager. Now I think second point इसमें जो था प्रोफेशन में, सेकेंड पॉइंट था रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. तो प्रोफेशन में एक एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहती है एग्जाम्स के थ्रू, एसोसिएशन, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल रही है, एक बिहेवियर सेट है. बट आई थिंक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जो जाता है डिफरेंट कॉलेजेस में, लेकिन एनीवन कैन बी कॉल्ड एज अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस परसिस्ट. ये जरूरी नहीं है कि मैनेजर को ये स्पेशल पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. दो ऐसे मैनेजर्स अपॉइंट करना ज्यादा अच्छा माना जाता है जिन्हें प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, जो प्रॉपर ट्रेड हो. बट ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है. एनीवन कैन बी कॉल्ड एज मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. थर्ड इज AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. दिस इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग मैनेजर इन इंडिया. सो इस इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है अपने मैनेजर्स के लिए, बट ऐसा कोई मीन्स जरूरी नहीं है कि उन्हें ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही करना है. उनके लिए कोई ऐसी कोई पनिशमेंट सेट नहीं है अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते हैं. नो कंपल्सन ऑन मैनेजर्स टू बी मेंबर ऑफ सच एन एसोसिएशन. देयर इज नो कंपल्सन कि मैनेजर्स को इस एसोसिएशन का मेंबर बनना है एंड फॉलो देयर कोड ऑफ कंडक्ट, जो इन्होंने बिहेवियर सेट किया गया है. मोस्टली प्रोफेशन में जो आप एम था वो हमारा क्या था, सर्विस मोटिव. बट इन मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम दो सोशल ऑब्जेक्टिव भी आजकल ऑर्गेनाइजेशंस फुलफिल कर रहे हैं, बट मोस्टली जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही सेटअप किया जाता है. सो आई थिंक मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन, और वी कैन से मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन. Management is not a full-fledged profession. Let's discuss once again. Management too has a systematic body of knowledge which is taught at various colleges, same as in the profession. जैसे प्रोफेशन में नॉलेज दी जाती है कॉलेजेस में, वैसे मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है. बट एक मैनेजर होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास ये पर्टिकुलर डिग्री हो या क्वालिफिकेशन हो, पर्टिकुलर ट्रेनिंग हो. थर्ड पॉइंट इज देयर इज एन एसोसिएशन फॉर मैनेजर. मैनेजर्स के लिए एक एसोसिएशन है मैनेजर प्रैक्टिस करने के लिए, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. बट कोई कंपल्सन नहीं है मैनेजर्स के ऊपर कि मैनेजर उस एसोसिएशन का मेंबर्स बने. जैसे जो CA है या लॉयर्स है, उन पे एक कंपल्सन होती है कि उन्हें वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है या उस एसोसिएशन के वो मेंबर होते हैं. बट मैनेजर्स पे ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि उन्हें उस एसोसिएशन का मेंबर बनना है और उनका कोड ऑफ कंडक्ट या जैसे बिहेवियर उन्होंने सेट किया है वो फॉलो कर जाए. मोस्टली प्रोफेशन में सर्विस मोटिव है, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. सो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं मैनेजमेंट के जो प्रोफेशन से अलग हैं. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन. इट हैज ओनली सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन. Levels of management. So here are 3 levels of management: top level management, middle level management, and low level management. In an organization to function properly, efficiently, and effectively, there are various or many individuals in an organization. Means to run an organization is not a single or one person job. There are many individuals, many persons, those who are dependent on each other to fulfill the goals of the organization. So an organization is divided into 3 groups: top level management, middle level management, and low level management.
top level is dependent on middle level is dependent on low level. Their functions are interlinked and they all are interdependent on each other for the performance of their activities. Top level is superior to middle level and middle level is subordinate to top level. Middle level is superior to low level and low level is subordinate of middle level. So they have a relationship of superior and subordinate relationship. All these levels of managers has some of their powers to fulfill their responsibilities. Top level has some of the powers to do their responsibilities and to guide the middle level management. Middle level management guides the supervisory level and the supervisory level then inform the middle management and top level management for the future correction of the policies. So here are some of the job positions in the top level management. In the top level management, here comes chairman of the company, CEO of the company and chief operating officer of the company. Those work is especially to plan for the organization. Then second comes middle level management. In the middle level management, there are divisional heads, plant superintendent and the operations manager, means they monitor the work, monitor the departments, heads the department. Then comes the low level managers or the supervisory level managers, those who function with the employees. These are foremen and सुपरवाइजर्स जो कदम कदम पे एम्प्लॉयज़ को गाइड करते रहते हैं, उनकी हेल्प करते रहते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ दिस टाइप ऑफ मैनेजर्स. सो इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट व्हाट मैनेजर्स डू, दे फ्रेम द पॉलिसीज़ फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे एंड प्लानिंग करेंगे. फॉर्मुलेट मीन्स बनाना. फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, पूरे ऑर्गेनाइजेशनल के लिए एक गोल सेट करेंगे, एक टारगेट सेट करेंगे और उन्हें कैसे अचीव करना है उसके लिए स्ट्रेटजी भी बताएंगे. स्ट्रेटजी मीन्स हाउ टू अचीव दीज गोल्स. थर्ड देयर फंक्शन इज इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन. इंटीग्रेशन मीन्स दे विल ट्राई टू यूनाइट all the persons and all the activities which are performed in the organization. वो एक मुट्ठी में सबको बांध के रखने की कोशिश करेंगे टॉप लेवल मैनेजर्स और कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे. कोऑर्डिनेशन मीन्स एक सिंगल गोल देना, टारगेट देना और यूनिटी रखना. सेकेंड इज मिडल लेवल मैनेजमेंट. सो व्हाट द मिडल लेवल मैनेजर्स डू, मिडल लेवल मैनेजर्स इंटरप्रेट द पॉलिसीज़. इंटरप्रेट द पॉलिसीज़ मीन्स जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल पे बनाई जाती हैं, मिडल लेवल मैनेजर्स वो उन पॉलिसीज़ को समझाते हैं बाकी एम्प्लॉयज़ को. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़, और उन पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उन्हें पूरा करना है, कैसे उन्हें कंपनी में लागू करना है, उसके लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं. थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी पर्सनल मीन्स उसके बाद एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाएगा वर्क परफॉर्म करने के लिए. देन हायर करने के बाद एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उनका काम समझाया जाएगा और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आपको ये वर्क को परफॉर्म करना है. सो दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मिडल लेवल मैनेजर्स. Low level management. Now what the low level managers do, they actual implementation of policies as per the direction. Now here the work starts actual implementation of plans as per the directions of the middle level and top level managers, because they are the subordinate of both. ये top level के नीचे भी है और middle level के नीचे भी है. Bring workers grievances. अगर वर्कर्स के कुछ ग्रीवेंसेज हैं, ग्रीवेंसेज मीन्स वर्कर्स की अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्हें कुछ कंप्लेंट्स हैं या काम करने में कोई दिक्कतें आ रही है, तो वो जो लो लेवल मैनेजर्स हैं, सपोज सुपरवाइज़र है या फोरमैन है, वो टॉप मैनेजमेंट के पास या मिडल मैनेजमेंट के पास ये सब बातें लेकर जाता है ताकि आगे
जो काम है उसमें कोई रुकावट ना आ सके, ये ना हो कि फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक करके बैठे हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एंड सो दे दिस वे दे मेंटेन द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो हर बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं टॉप लेवल या मिडल मैनेजमेंट के पास जाके। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, middle level and supervisory level management. They frame the policies for the whole organization. Middle management, they explains the policies and hire the employees, grants the duties. Low level managers actually see the workers how they are performing their duties and buttons of management. So there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. नाउ व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में ये डिसाइड करना कि व्हाट टू डू इन फ्यूचर, क्या हमें करना है, क्या हमारे गोल्स हैं, एंड हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, टू प्लान इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स to see now for doing these goals, for achieving these goals, how many persons we need, how many job positions we need. It's to assign the duties, grouping the task, establishing the authority and allocating the resources required to carry out a specific plans. Means first we will decide the job positions, then same task we will group them, then we will decide the authority, means who will be the superior and who will be the subordinate. We will create these relations between the levels of management or between the employees, and then resources provide करी जाएंगी ताकि जो हमारा प्लान है वो शुरू हो सके। थर्ड इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जब हमने जॉब पोजीशंस क्रिएट कर ली है कि हमें इन जॉब्स की, इन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हम एक्चुअली में लोगों को, एम्प्लॉयज़ को फाइंड करना शुरू करेंगे उन जॉब पोजीशंस के लिए। नाउ फोर्थ फंक्शन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स फिर हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ को आगे लीड करेंगे, उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम कर सके। वी विल लीड, इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। सो यहाँ पे गोल्स पे एक्चुअली में काम किया जाएगा। फिफ्थ इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम उन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे कि अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए, तब हम उन गोल्स को कुछ मॉडिफाई कर सके या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके। अगर उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उन्हें ट्रेनिंग दे सके। मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, and these all functions are necessary and they are simultaneously or continuously performed by all the managers at the same time and every time. Coordination is the force which synchronizes all the functions of the management and activities of different departments. एक ऑर्गेनाइजेशन में different डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। सो इन सभी डिपार्टमेंट्स की भी जो एक्टिविटीज़ है, कोऑर्डिनेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक अ थ्रेड इन अ गारलैंड, उतना ही ज़रूरी कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए है। जैसे धागे की वजह से सारे मोती बंधे होते हैं, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी काम हो रहा है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब भी कोऑर्डिनेशन की वजह से एक यूनिटी में रहते हैं, बंधे रहते हैं। एम्प्लॉयज़ प्लस एक्टिविटीज़ एक वो यूनिटी में बंधे रहते हैं, लाइक अ थ्रेड इन अ गारलैंड। अगर ये थ्रेड नहीं होगी तो सारे मोती बिखर जाएंगे। वैसे ही बिना कोऑर्डिनेशन के ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कन्फ्यूजन ही रह जाएगा, कोई गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, बिकॉज सब अपनी मर्जी से काम करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द coordination. So coordination is a continuous process because without coordination an organization can't exist. Is an all pervasive function. All pervasive function means it is required at every level of the management, at the top level management, at the middle level management, plus at the low level management also, and in every type of organization. Is a deliberate function. Deliberate means जो managers हैं ये deliberately ये function perform करते हैं।
मीन्स जहाँ पे एम्प्लॉयज़ अगर एक दूसरे को कॉपरेट कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उस कॉपरेशन के साथ भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन हमें एक ग्रुप गोल की तरफ लेकर जाता है. सो कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बोथ आर रिक्वायर्ड. Is the responsibility of all the managers. So coordination is the responsibility of all the managers, whether they are of top level, middle level or low level. Ensures unity of action. So this example I have given like a thread in a garland. तो वैसे ही coordination भी सारे employees plus all the activities plus all the departments में coordination रखता है, unity रखता है. Integrates group effort. Integrate means एक करना, टू यूनाइट करना, ग्रुप एफर्ट्स मीन्स सारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी एफर्ट्स हैं, सारे एम्प्लॉयज़ जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनका जो एफर्ट है वो एक डायरेक्शन में जाएगा. और वो कौन सी डायरेक्शन होगी? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे, अगर कंपनी तरक्की करेगी, सक्सेस करेगी, तो एम्प्लॉयज़ की तरक्की अपने आप होगी. सो कोऑर्डिनेशन के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स हैं, डिफाइन है. इनकरेजेस द टीम स्पिरिट. ये एम्प्लॉयज़ को टीम में रखता है. गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन. एक डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है कि हमें यूनिटी में रहकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं. इम्प्रूव्स गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इनकरेजेस द टीम स्पिरिट. एक टीम को, एम्प्लॉयज़ को एक टीम में बांध के रखता है, उन्हें एक टीम स्पिरिट देता है कि साथ में रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा और एम्प्लॉयज़ का भी फायदा होगा. सेकेंड, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन. It gives proper direction how to do the work towards the achieving the organizational goals. Third, facilitates motivation. It keeps the employees motivated. Fourth is makes optimum utilization of the resources. जब सारे डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेट करके चल रहे हैं, एक साथ मिल के चल रहे हैं, तो जो रिसोर्सेज हैं वो अपने आप अच्छे से यूटिलाइज होगी, यूज़ होगी. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अगर ये अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, कॉपरेट करके चलते हैं. फॉर एग्जांपल, सेल डिपार्टमेंट ने जितना इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए दिया है, अगर ये उतनी ही यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट करती है, तो कंपनी का बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं होगा. बिकॉज ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेके, कम्युनिकेशन करके सारा काम कर रहे हैं. सो इट मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. जब डिपार्टमेंट साथ मिल के काम करते हैं तो रिसोर्सेज अपने आप अच्छे से यूज़ होती है. हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली. अब जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड है, एक टीम स्पिरिट है, प्रॉपर उनके पास डायरेक्शन है, मोटिवेटेड है, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ईजिली और क्विकली अचीव हो जाते हैं. इम्प्रूव्स रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हैं बिकॉज कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है, कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर रहे हैं एम्प्लॉयज़. लीड्स टू हायर एफिशिएंसी. एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगी. एंड इन सब की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल तो बढ़नी है ही. इन सब की वजह से एम्प्लॉयज़ सक्सेस करेगा, एम्प्लॉयज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल जो है वो बढ़ जाएगी. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, कि यूनिटी में, टीम में काम करने में, एक मुट्ठी में बंधे रहने में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे से अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज नहीं होगा और गुडविल भी अपने आप बढ़ेगी. So this was our first chapter. We have completed.